नमस्कार दोस्तों, भारत जीके विद अंजलि के YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं एसएससी एमटीएस की जीके जीएस अवेयरनेस के ऊपर। और डे 41 हो चुका है अपना। आप सभी ने अगर इससे पहले की क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं तो ज़रूर अटेंड करें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें। अंजलि भारत जीके 0968 ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, तो इस पर भी मैं कुछ ना कुछ करामातें करती रहती हूँ, तो ये भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मैं जो भी क्वेश्चन पहले करूँ उससे पहले आप अच्छे से नोट डाउन करिए उनको। इसके अलावा कोई भी अगर एडिशन चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ तो अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और दूसरा, आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं सभी का लास्ट में जाते जाते आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए, पहले प्रश्न की अपन बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपसे स्थापना नहीं पूछी गई है क्योंकि मैंने स्थापना का ऑप्शन भी इसके अंदर शामिल किया है, तो बहुत सारे गलत कर देंगे। तो बात हो रही है आरबीआई का क्या है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। बात करें इसकी स्थापना की, स्थापना मैं ये एडिशन चीजें जो बता रही हूं इसको आप अच्छे से लिखेंगे। स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई है, इसकी स्थापना की गई है। दूसरा, इससे बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आ जाएगा? दूसरा, 1 अप्रैल 1935 को तो क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। दूसरा, यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे आ जाएगा? मुख्यालय मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर क्या है, इसका मुख्यालय है। दूसरा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि किसकी सिफारिश पे इसका गठन किया गया था? तो इसका गठन होता है यंग हिल्टन कमिश्नरी की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे होता है? किसकी सिफारिश पे होता है? तो यंग हिल्टन कमिश्नरी की सिफारिश पे क्या है, इसका गठन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ें। एक ऑप्शन तो अपना रेडी हो चुका है। दूसरी बात करें 1942 की, तो इस दिन क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। छोड़ो आंदोलन कौन करवाता है? भारत छोड़ो आंदोलन तो गांधी जी द्वारा होता है। और किसके खिलाफ होता है? तो सभी अच्छे से जानते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ ही होता है ना। दूसरी अगर बात करें 1950 की, तो क्या हुआ था इस दिन? संविधान अंगीकृत लागू कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान कब दिया गया है? देखिए, पूर्व राष्ट्रपति, अब तो ये हमारे बीच में नहीं है। अब क्या हुआ था, ये जब राष्ट्रपति बने उससे पहले ही इनको क्या है, भारत रत्न मिल चुका था। इनको भारत रत्न कब मिला है? तो 1997 में क्या है, इनको भारत रत्न दे दिया गया है। अभी बात कर रहे हैं ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति। तो कब इनकी सरकार थी? यानी कि 2002 के अंदर क्या है, ये राष्ट्रपति रहते हैं। एक और क्वेश्चन बनेगा कि कौन से नंबर के ये राष्ट्रपति रहे हैं? तो कौन से नंबर के आ जाएंगे? 11वें नंबर के। क्या है? 11वें नंबर के ये राष्ट्रपति रहते हैं। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सभी अच्छे से जानते हैं, अब्दुल कलाम को ही कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। दूसरा, जब 2002 में ये राष्ट्रपति जी थे तो प्रधानमंत्री जी कौन थे? तो प्रधानमंत्री कौन आ जाएंगे उस समय के? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन बनेगा, ये इनकी जब मृत्यु हुई थी ना, राष्ट्रपति जी तो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी मृत्यु हुई तो इन्होंने बोला था कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाए उस दिन क्या है, शासकीय अवकाश नहीं रहना चाहिए। जो लोग पर डे 4 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, तो मेरे लिए वो एडिशन 4 घंटा और एक्स्ट्रा काम करेंगे। यानी कि अगर आप 12 घंटे पर डे काम कर रहे हो, है ना, 12 घंटे तो बेसिकली कोई करता नहीं है, पर अगर कोई कर रहा है 12 घंटे तो मेरे लिए आप 4 घंटे और एडिशन करें, यानी कि टोटल 16
घंटे आपको काम करना है जिस दिन मेरी मृत्यु होती है। कोई शासकीय अवकाश नहीं, और तब हुआ भी नहीं था। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो शासकीय अवकाश भी नहीं हुआ था। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इन्होंने परमाणु परीक्षण किए थे राजस्थान पोखरण के अंदर, कब किए थे, कौन से सन में किए गए थे, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़े। बाकी दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं 1999 को, तो क्या हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध हुआ था और इसमें विजय प्राप्त करते हैं अपने भारत देश। और अगर किसी को पछाड़ने की बात करूं मैं, तो किसको पछाड़ा था, पाकिस्तान को ही पछाड़ा था ना। ये हमेशा ही मात खाता है फिर भी नहीं मानता है ना। चलिए नेक्स्ट है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है, प्रमुख मुख्यालय भी आपकी एग्जाम में आते हैं, तो ये भी आप अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, रोम के अंदर, रोम। और रोम है क्या है, तो ये इटली की ही राजधानी है। क्या है, राजधानी है, राजधानी है। किसका ननियाल है यहाँ पे, आप सभी जानते हैं अच्छे से। तो इटली क्या है, रोम। रोम क्या है, इसकी राजधानी है इटली की। अब भी बात करें खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय, तो कहाँ पे है, रोम के अंदर। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कृषि संगठन यानी कि कृषि विभाग के मंत्री अगर आपसे पूछ लिए जाए तो कौन आ जाएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये क्या हैं, कृषि मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे। दूसरा अगर आपसे पूछे स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड के अंदर, तो स्विट्जरलैंड के अंदर आ जाएगा विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय है यहाँ पे स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर, जेनेवा के अंदर। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी यही है, व्यापार संगठन का भी यहीं पे है। दूसरी अगर मैं बात करूं पेरिस, तो पेरिस के अंदर किसका मुख्यालय है, सभी जानते होंगे अच्छे से, यूनेस्को का। किसका है, यूनेस्को का। पेरिस के फ्रांस के अंदर है, यूनेस्को के फ्रांस के अंदर क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के संसद को क्या कहा जाता है। और अभी आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 28 मई यानी कि आज कितनी तारीख है, 27 मई है ना, 28 मई को क्या है, अपनी नई संसद का क्या है, उद्घाटन होने वाला है। यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो आने वाला है। इसका आकार क्या है, त्रिकोणीय आकार है। कौन से समूह के द्वारा बनाया गया है, टाटा समूह के द्वारा बनाया गया है। बहुत सारी चीजें हैं। कल अपने देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं क्या करेंगे, इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और 19 दलों ने क्या कर दिया है, अभी इसका विरोध कर दिया है, मतलब ये आएंगे ही नहीं इसमें, है ना। ये चीजें अभी चल रही है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, तो जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। और जो भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, हवलदार जो हैं बेसिकली वो अच्छे से डाइट ले अपनी, क्योंकि फिजिकल की तैयारी उनको बेस्ट तरीके से करना है। क्योंकि एमटीएस वालों के लिए तो इतना कोई मायने नहीं रखता है, पर हवलदार में जिसने फॉर्म भरा है उसके लिए बड़ी मायने वाली चीज़ है। तो आपको क्या है, डाइट अच्छी लेनी है और अच्छे से क्या है, अपना फिजिकल करना है। तो बात हो रही है डाइट किसको कहा जाता है, जापान की संसद को। और अपने यहाँ की संसद की बात करें तो क्या है, इंडियन पार्लियामेंट, या इसके अलावा क्या है, भारतीय संसद इसको कहा जाता है। या आमतौर पे अगर कोई भी नाम लेता है तो लोकसभा नाम लेता है। जबकि है क्या है, संसद के 3 अभिन्न अंग हैं अपने यहाँ। पहला आ जाएगा राष्ट्रपति, दूसरा कौन आता है, राज्यसभा, और तीसरा कौन आता है, तीसरा आता है लोकसभा। और ये लोकसभा जो है क्या है, निम्न सदन है, और ये क्या है, उच्च सदन। ये है लोकप्रिय सदन, तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो इसको क्या है, कभी कभी लोकसभा भी बोलचाल की लैंग्वेज में कहा जाता है। अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिले, पूछ लिया जाए कि भारतीय संसद का नाम क्या है, लोकसभा अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो आप उसको अच्छे से राइट लगा के आ जाइएगा। आगे बढ़े। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे अमेरिका का आ जाए, अमेरिका, तो इसकी संसद का नाम क्या है, तो इसकी संसद का नाम है अपने यहाँ की पार्टी का, कांग्रेस। क्या है, कांग्रेस। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है
अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछ देना घोषित किया था। इनका अपना अंतिम लक्ष्य रह चुका था कि हर आंख से जितने भी आंसू बह रहे हैं उनको क्या है, साफ करना है। तो ये कार्य किया था गांधी जी ने, है ना, गांधी जी ने, इनका लक्ष्य बन चुका था गांधी जी ने। और गांधी जी ने क्या है, भारत के लिए बहुत सारे क्या है योगदान दिए हैं और बहुत सारे क्या है आंदोलन इन्होंने चलाए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अगर मैं बात करूं तो इनको सभी जानते हैं, दलितों के भगवान हैं ये। और इन्होंने क्या है, आरक्षण के लिए पूना पैक्ट किया था गांधी जी के साथ में मिलके, और इसमें क्या है ज़्यादा प्रतिशत में उनको क्या है आरक्षण मिल पाए। ये चीज़ें मैं काफ़ी समय आपको बता चुकी हूँ, तो याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत सारी योजना है, उनमें से एक महत्वपूर्ण योजना काफ़ी समय एग्जाम में आती है। एक तो इनकी 51 कविताएं जो है वो बड़ी फेमस है, पूछी गई है काफ़ी समय। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो यही आएगा स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है इन्हीं के द्वारा चलाई गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि पूरे भारत को क्या है इन्होंने जोड़ दिया था इसके द्वारा। क्या है, पूरे भारत को इन्होंने क्या है जोड़ दिया था, पूरे भारत को जोड़ दिया था। और भगत सिंह को सभी जानते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये देते हैं और अंत में जाके क्या है 21 साल की उम्र में फांसी पे झूल जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारों को कंफ्यूज करेगा और इसी वजह से मैंने ऐसे ऑप्शन को इसमें शामिल किया है कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आप अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होने वाला है, पर एग्जाम में अगर कंफ्यूज हो तो वहाँ पे क्या है 1/3 बोल जाएगा और क्या है पड़ोसी खुश हो जाएगा, ये है ना। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि मेहनत करते रहो, अगर आपको सफलता मिली तो अच्छी बात है, आप खुश हो जाओगे अगर आपको सफलता मिली तो, और अगर आप सफल नहीं हुए तो पड़ोसी सफल होंगे। मतलब खुशी दोनों ओर से कहीं ना कहीं एक बार तो आनी ही है, चाहे पड़ोसी के घर में आओ खुशी या खुद के घर में आओ। तो मेहनत हमेशा करते रहो। ये सिर्फ एक मजाक के तौर पर लो या मोटिवेशन, पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है छोटी सी लाइनें से। तो आप अच्छे से याद रखिए, आपको अच्छे से मेहनत करना है। पड़ोसी हंसे ऐसी बात नहीं करना है, पड़ोसी ना सिर फोड़े वो वाली बात आपको करना है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें, लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए हैं। मध्यावधि चुनाव आपसे पूछे गए हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं पहले चुनाव कब हुए थे, है ना, ये स्वतंत्रता के बाद वाली बात नहीं कर रही हूं। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव 1977 में होते हैं। कब होते हैं? 1977 में। 1951 की अगर मैं बात करूं, 1951 और 52 इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था? पहले चुनाव हुए थे, पहले आम चुनाव हुए थे, पहले आम चुनाव हुए थे, पहले आम चुनाव हुए थे, आम चुनाव हो गए थे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हुआ था, कि भारतीय सबसे पहले की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले चुनाव कब हुए थे? पहले, यानी कि यहाँ पे ना कोई स्वतंत्रता की बात हो रही है, सीधा सीधा अगर आपसे पूछा जाए तो 1900 आम चुनाव तो कब हुए थे? 1957 में क्या हुआ था? भारतीय आम चुनाव हुए थे, भारतीय आम चुनाव हुए थे। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों का मत अलग है, तो दोनों के सन भी आप अच्छे से याद रखिएगा। 1951-52 में क्या होते हैं? पहले आम चुनाव होते हैं। पहले भारतीय आम चुनाव कब हुए? 1957 के अंदर। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए? 1977 के अंदर। तो आप अब कंफ्यूजन मत रखिएगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना दी थी। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी आपसे पूछा गया है, तो ये देते हैं जयप्रकाश नारायण जी। और ये हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। आप सभी अच्छे से जानते होंगे, अगर आपने मेरी जीटी की क्लास अटेंड करी होगी तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया था। एमटीएस की क्लासेस इससे पहले हो चुकी है, इसमें से संविधान के अंदर इनका क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर इससे पहले अगर कोई क्लासेस आपने देखी है, वीडियो यहीं रोकिए, इसका कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद तो मैं आपको बताने वाली हूँ। बात कर रहे हैं, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना दी थी, किसके द्वारा दी गई थी संपूर्ण क्रांति की संकल्पना? जयप्रकाश नारायण। और ये है कौन है? जयप्रकाश नारायण। जय बिहारी नारायण अलग है, जयप्रकाश नारायण। तो वो क्या है? जय बिहारी नारायण जो है ना, जयप्रकाश नारायण, जय बिहारी नारायण, ये क्या है? तो ये संविधान के लेखक है ना। संविधान एक एक पन्ना इन्होंने अपने हाथों से लिखा है। हरिवंश राय बच्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? प्रमुख कवि हैं। और अगर आपने हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई से भी मीडियम से पढ़ाई करी है, 9th-10th की अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको सिलेबस में देखने को मिला होगा कि इनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो 9th और 10th की हिंदी किताबों में देखने को मिलती हैं। और हरिवंश राय बच्चन है कौन? तो ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या लिखते हैं? गीतांजलि। गीतांजलि
क्या लिखते हैं ये? गीतांजलि लिखते हैं, गीतांजलि लिखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या लिखते हैं? राष्ट्रगीत लिखते हैं, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत ये लिखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके, बहुत सारी पुस्तकें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक पुस्तक का पूरा एक अलग वीडियो आ चुका है, जरूर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है MTS के एग्जाम के लिए। एम ब्रिज, ये एम ब्रिज है, ब्रिज नहीं है। एम ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला पहला एशियाई कौन है? पहला एशियाई जो अपने यहाँ बना है, यानी कि विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज जहाँ का अध्यक्ष बन चुका है, तो कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। कौन है ये? अर्थशास्त्री है, ये क्या है? अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हैं एक अर्थशास्त्री हैं और ये वहाँ क्या बनते हैं? एशियाई में पहले कॉलेज के क्या हैं? अध्यक्ष बन जाते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का अधिकतम लिंगानुपात है? ये वाला क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज करेगा। आज मैंने इतने क्वेश्चन शामिल किए हैं जो जिनकी तैयारी बिल्कुल बेसिक है ना, बिल्कुल बेसिक, उनको ये कंफ्यूज करेंगे। जिनकी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है, काफ़ी अच्छे से तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अभी एग्जाम चल रही है आपकी, तो अच्छे से तैयारी है, तो उनको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और वो एंड में मुझे क्वेश्चन जरूर लिख के बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं, वो भी ईमानदारी से, है ना, बिल्कुल। तो बात हो रही है भारत के किस राज्य का अधिकतम लिंगानुपात है? केरल। क्या है? केरल। इसमें क्या है? सबसे अधिक लिंगानुपात है। कितना है? 1084 है। यानी कि क्या है? अगर 1000 पुरुष हैं तो इस पे कितनी महिलाएं होनी चाहिए? तो यहाँ पे बात हो रही है 1000 पुरुष और महिला, महिलाओं के ऊपर इतने हैं। बिहार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का क्या है? पूरे भारत में क्या है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्या है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या है। क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या है। और झारखंड की मैं बात करूं तो ये अलग होता है बिहार से। किससे अलग होता है? बिहार से अलग होता है। और बिहार की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है? सबसे कम साक्षरता है। और केरल की मैं बात करूं तो सबसे अधिक साक्षरता यहीं पे है। चलिए नेक्स्ट है, ईडन गार्डन संबंधित है। ईडन गार्डन कहाँ से संबंधित है? तो ये आ जाएगा कोलकाता से संबंधित, कोलकाता से संबंधित हो जाएगा ईडन गार्डन। सारे के सारे स्टेडियम भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ईडन गार्डन ये है कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट है, ऑरेंज क्रांति संबंधित है। ऑरेंज क्रांति है ना, देखिए अभी स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था उत्तर प्रदेश झांसी के अंदर। और अमेरिकी के अंदर, अमेरिका कनाडा के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? सभी जानते हैं ना, टोमेटो केचप वाला, है ना, टोमेटो। तो उन टोमेटो को फोड़ फोड़ के क्या है? केचप बना दिया जाता है। ऑरेंज की यहाँ पे बात हो रही है कि ऑरेंज क्रांति कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है यूक्रेन से। और अभी तो बेचारा ये बहुत क्या है? विध्वंस झेल चुका है, क्योंकि रशिया और इसका युद्ध चल रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ऐसी चीज़ें आपने देखा होगा ना न्यूज़ में, RR की जहाँ पे शूटिंग हुई थी, वो नाटू सॉन्ग का, वो पूरा का पूरा सेट अभी टूट चुका है। और वो क्या है? जेलेंस्की जो है उन्हीं का क्या है? भवन था, है ना, तो उसी के सामने क्या है? सारी चीज़ें टूट फूट चुकी है। तो यूक्रेन एक घूमने की दृष्टि से, पर्यटक की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, अच्छा था, सब विध्वंस हो चुका है। तो यूक्रेन में बड़ी बर्बादी हो गई है, तो ऑरेंज क्रांति का होना स्वाभाविक है ना। चलिए नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने समय के अंतराल में होता है? अगर कोई काउंटिंग करके चलेगा ना तो बोलेगा 3 साल, क्योंकि क्या है? 2024 में फिर से होने वाले हैं। और जिसने 2021 का रट्टा मार रखा है तो वो तो ये काउंट करेंगे ना कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में होता है, बल्कि आप गलत हैं। 2020 में आयोजित होना, हाँ, पर हुआ क्या था कि कोरोना की वजह से, है ना, कोरोना की एक महामारी की वजह से पूरा 1 साल टाल दिया गया है ना। इसी वजह से 2021 में क्या है? ओलंपिक हुए थे। और 2021 के ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? टोक्यो के अंदर। और अभी की मैं बात करूँ 2022 की, मतलब 2024 की, सॉरी, तो 2024 में कहाँ पे होंगे? पेरिस के अंदर होंगे, पेरिस के अंदर, फ्रांस पेरिस के अंदर। और 2028 की अगर मैं बात करूँ तो 2028 को कहाँ पे होंगे? अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के कहाँ पे? लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस के अंदर क्या है? ये होने वाला है। तो आप देखिए, है ना, पूरा पूरा गैप लगेगा। यहाँ पे 2020 में होना था, पर हुआ 2021 के अंदर है। तो ये तीनों के तीनों वर्ष के आप याद रख लीजिएगा, कोई एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में क्या है? ओलंपिक होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन है। सबसे पुराना मजदूर संगठन आपसे पूछा गया है तो अखिल भारतीय मजदूर संघ है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना करते हैं लाला लाजपत राय।
लाजपत राय, लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल को साथ में देखा गया है ना। और लाला लाजपत राय किससे संबंधित थे? तो संबंधित थे नरम दल से। और इन्हीं की मतलब नरम दल की वजह से ही क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज बहुत पीटते हैं इनको, बाद में बीमार होते हैं और क्या है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रयास सरकार के इस विधेयक द्वारा होता है। राजस्व एकत्र करने की बात हो रही है, यहाँ पे वित्त भी नाम लिखा हुआ है, धन विधेयक भी नाम लिखा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं क्वेश्चन जिनको पढ़ने से ही आपके आंसर क्लियर हो जाते हैं। राजस्व की बात हो रही है, बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्रालय ही करते हैं ना। तो राजस्व एकत्र करने की बात हो रही है, विधेयक पूछा गया है तो वित्त ही आएगा ना, वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। तो ऐसे ही प्रायोगिक बहुत सारे आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वित्त विधेयक के द्वारा होते हैं। कोई से भी विधेयक हो, कोई से भी विधेयक हो, उस पर राष्ट्रपति जी को सिग्नेचर करने ही होते हैं। अगर राज्यसभा में पास है तो लोकसभा में भी वो पास हो ही जाएगा और वो आ ही जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, ज्यादा टाइम तक वो रोक के नहीं रख सकते हैं। दूसरा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर बताया गया है। तो किसने बोला था? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये बोला था राजा कृष्णन ने। किसने बोला था? राजा कृष्णन ने। कहाँ के शासक थे ये? तो ये शासक थे दक्षिण भारत के। कहाँ के थे? दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत के। कहाँ के शासक थे ये? दक्षिण भारत के थे। राजा चोल प्रथम भी वहीं के थे, नरसिंहवर्मन भी उधर ही उसी साइड के थे। राजा कृष्णन की बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत के थे ये। बेसिकली कहाँ पे राज किया होगा इन्होंने? कर्नाटक के अंदर किया है, कर्नाटक, और कर्नाटक के विजयनगर के अंदर, है ना, विजयनगर। और विजयनगर जो है अभी क्या है, इसका नया जिला बन चुका है कर्नाटक का, है ना, 31 नंबर का। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये बहुत सारी मिस प्रिंट कर दी है आज मेरी टेक्निकल टीम ने। बंगाल की खाड़ी में 25 युद्धपोतों के 6 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 07 में भाग लिया गया था। कौन कौन से देश ने भाग लिया है ये आपसे पूछा गया है। तो भाग लेते हैं जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। ये ना, ये 4 देश तो भाग लेते हैं। इसके साथ साथ में अपना देश भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करता है ना, भारत भी इसमें भाग लेता है। तो जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत सभी आपको याद रखना है, यानी कि सारे के सारे जो ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो सारे देशों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है बद्रीनाथ धाम स्थित है। बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम कहाँ पे स्थित है? तो ये आ जाएगा चमोली जिला। कहाँ पे है ये चमोली जिला? उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। एक क्वेश्चन बद्रीनाथ से बहुत बनता है ना। बद्रीनाथ जो धाम है वो हिंदुओं के 4 धाम जिन तीर्थ के अंदर आता है, पर वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? काफी समय एग्जाम में आता है। तो कौन सी नदी है यहाँ पे? अलकनंदा। अलकनंदा मूवी देखी होगी ना आपने, अल्लू अर्जुन की, बद्री मूवी है ना उसकी, तो वो मूवी जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलिए, कांगड़ा जिला कहाँ पे है? एचपी के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है कांगड़ा। और यहाँ पे क्या है? एक माता है, 51 शक्तिपीठ में से एक है, 51 शक्तिपीठ में से एक है। वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। 51 शक्तिपीठ में से एक है। और इनकी यानी बॉडी जो है पूरी, उसमें से कौन से पार्ट की यहाँ पे पूजा होती है? क्योंकि 51 शक्तिपीठ हैं, वो अलग अलग हिस्सों में हैं। हर जगह, किसी जगह माता जी के हाथ पूजे जाते हैं, पैर पूजे जाते हैं, कहीं योनि पूजी जाती है, गर्दन, नाक, आंख। तो यहाँ पे किसकी पूजा होती है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सतारा जिला, सतारा जिला कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है सतारा जिला। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कास के लिए, कास पठार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कास पठार के लिए ये प्रसिद्ध है सतारा जिला। और इसके अलावा इसको किस में शामिल किया गया है? यूनेस्को की धरोहर में, विश्व धरोहर सूची के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है कास पठार को। इस वजह से इम्पोर्टेंट बनता है, जरूर लिखिएगा। सोनभद्र जिले की अगर मैं बात करूं तो सोनभद्र जिला कहाँ का है? यूपी के अंदर का है। और दूसरा यहाँ से बनता है महत्वपूर्ण प्रश्न, चूना और बॉक्साइट के भंडार यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे, चूना बॉक्साइट के। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है सफल की तरफ से, ये क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा
सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है ना। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र है, तो सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? चांदनी चौक। कहाँ पे है ये? दिल्ली के अंदर। गाना सुना होगा ना, नाम है सिद्धू, चांदनी चौक का है लड़का, लगाए चौके पे चौका के छक्के पे छक्का। क्या है? पूरा तो याद नहीं है, थोड़ा सा गा दिया, आगे आप कंप्लीट कर लेना, है ना। तो कहाँ का है? दिल्ली का है। चांदनी चौक सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। कच्छ की अगर मैं बात करूं तो जब लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के अंदर शामिल नहीं हुआ था, उससे पहले कच्छ क्या है? भारत के सबसे बड़े जिलों में से एक था। पर अभी भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लेह है। लेह किसका जिला है? लद्दाख का। तो लद्दाख के अंदर प्रमुख 2 जिले हैं, एक तो कारगिल है, दूसरा लेह है। तो लेह जो है भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ा, या यूनियन टेरिटरीज की बात करें सबसे बड़ा कौन सा है जिला? लेह हो जाएगा। फिर आएगा कच्छ, पहले कच्छ हुआ करता था, है ना। पूर्वी जिले की मैं बात करूं तो पूर्वी किसका जिला है? सिक्किम का। किसका जिला है? सिक्किम का। और सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे टोटल 4 जिले ही है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। मतलब उत्तरी जिला, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला और दक्षिणी जिला, ये इन जिलों के नाम हैं। कभी पूछ लिया जाए कि कौन से राज्य के जिले हैं तो आपको याद होना चाहिए। लद्दाख की बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र हैं। साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है ना। संघ राज्य क्षेत्र आपसे पूछा गया है तो इसका आंसर बहुत सारे केरल लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, पुडुचेरी आ जाएगा, है ना। सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य आपसे पूछा गया है, सिर्फ अगर राज्य लिखा हुआ आ जाए तो फिर इसका आंसर केरल होने वाला है ना। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल कहाँ पे स्थित है ना, कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे आ जाएगी? भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल कहाँ पे स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। स्कैल्प तो ये क्या है? अपने भारत की सबसे बड़ी टनल है, सुरंग है, सॉरी, भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अटल सुरंग कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, उसकी लंबाई क्या है। चेनानी नासरी जो है सबसे पुरानी है, 9 किलोमीटर उसकी लंबाई है, उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, तेभागा कृषक आंदोलन हुआ था। तेभागा कहाँ पे हुआ था? तेभागा आंदोलन, तो तेभागा आंदोलन होता है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये प्रमुख यहाँ के कृषकों के द्वारा किया गया था आंदोलन, है ना। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में कौन सा होता है? किसान आंदोलन होता है। किसान आंदोलन बढ़ चढ़ के भाग लिया था यहाँ के लोगों ने। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ पे होता है चावल आंदोलन। क्या होता है? चावल आंदोलन। और हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा वालों ने तो बहुत सारे आंदोलन किए ना। अभी कृषि बिल आया था, उस पर भी बहुत लंबा इन्होंने क्या है? आंदोलन कर दिया था। नेक्स्ट है, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था। पहला भारतीय कमांडर इन चीफ आपसे पूछा गया है तो वो कौन आ जाएगा? तो वो आ जाएंगे जनरल के.एम. करियप्पा। कौन है? जनरल के.एम. करियप्पा आ जाएंगे। बी.एस. धनोवा जो है वायुसेना प्रमुख रह चुके हैं। जनरल बिपिन रावत की अगर मैं बात करूं तो थल सेना प्रमुख रह चुके हैं। और मार्शल भदौरिया की अगर मैं बात करूं तो क्या है? जल सेना प्रमुख रह चुके हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने किया था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये करते हैं द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अशांति का जनक किसको कहा जाता है? भारत के अंदर अशांति का जनक किसको कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद की मैं बात करूं तो ये गरम दल से प्रमुख थे, गरम दल से संबंधित हैं। और भगत सिंह के साथ में मतलब इन्होंने क्या है? आज़ाद ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। ऐसे कोई ग्रुप जो बनते हैं ना आज़ादी के दौरान, तो इन्होंने क्या किया था? भगत सिंह ने आज़ाद, जो चंद्रशेखर आजाद थे, इनकी टीम में शामिल हो गए थे उस समय। लाला लाजपत राय के बारे में तो मैं काफ़ी समय बता चुकी हूँ, लाल बाल पाल, तीनों के बारे में। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भारत के अशांति के जनक किसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। दोनों संसद के दोनों सदस्य इसमें शामिल होते हैं। निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है। नियुक्ति कौन कर देते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं, क्योंकि चुनाव करने में दोनों ही संसद इसमें शामिल होती है, राज्यसभा और लोकसभा, है ना। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का चुनाव तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से ही मान लो, क्योंकि क्या है?
अपना वोट सीधा सीधा कहाँ पहुँचता है, इन्हीं के पास में पहुँचता है, जो भी निर्वाचित या प्रत्याशी खड़े होते हैं उनके लिए। मतलब प्रत्यक्ष तो क्या है, जाता तो यही है ना मुख्यमंत्री के तौर पे, तो वो चीज़ें है ही सही। राज्यपाल की मैं बात करूँ तो ये मुख्यमंत्री जी को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी यही करते हैं। नेक्स्ट है, किस कृषि को काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया है ना। अब ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है। इसको कराने से पहले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के जो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें से लगभग 18 प्लस ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी समय रिपीट हुए हैं, है ना। 18 प्लस ऐसे क्वेश्चन हैं रिपीट हो चुके हैं काफ़ी समय। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। किस कृषि को काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया है, तो ये नाम दिया गया है स्थानांतरित कृषि को। और इसी कृषि को क्या कहा जाता है, तो इसी कृषि को कहा जाता है झूम। झूम खेती का नाम आपने सुना होगा ना, झूम कृषि या खेती दोनों एक ही चीज है, तो ये झूम के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आप बोलोगे कि ये स्थानांतरित कृषि होता क्या है ना, स्थानांतरित कृषि होता क्या है, या फिर इसको बोलें झूम खेती होता क्या है। तो एक बड़ा भाग है खेती का, है ना, एक बड़ा भाग है। इसमें से ये वाला पार्ट है, ये अभी इस साल बो दिया गया है। अब मन नहीं है इसमें बोने का तो फिर इसमें बो दिया जाएगा, समझ रहे ना। तो घूम घूम के जो खेती करना है, इसको छोड़ के दूसरी जगह से स्थानांतरित हो जाना, उसी को कहा जाता है झूम खेती या फिर स्थानांतरित खेती। इसी प्रकार का एक किस्म हुआ था नीली क्रांति जब आई थी, नील की खेती, चंपारण आंदोलन हुआ था जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चंपारण आंदोलन, उसमें यही हुआ था ना, 1/4 भाग है ना, इस भाग को अगर इस बार इसमें क्या है नील की खेती कर ली आपने, तो नेक्स्ट टाइम वैसे भी आप नहीं बो पाओगे। पर यहाँ क्या है, लोगों की मर्जी है, वो बोए ना बोए उनके ऊपर डिपेंड होता है। पर यहाँ पे चाह के भी इस भूमि में दूसरी बार कोई भी फसल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह भूमि क्या है, पूर्णतः बंजर बन जाएगी। और ये गांधी जी की लाइफ का पहला क्या है, आंदोलन रहता है चंपारण का। आंदोलन कहाँ से होता है, बिहार से होता है, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। चलिए, हो चुका है आज का अपना सेशन कंप्लीट। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।